मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारी चर्चा शिक्षक हस्तपुस्तिका या शिक्षक मॉड्यूल पर चल रही है, जिसमें हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के चारों भागों के बारे में चर्चा पूरी कर ली है। इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अगले क्रम में हमने आधारशिला मॉड्यूल के 2 भागों को पूर्ण कर लिया है। आज हम आधारशिला मॉड्यूल के तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। भाग 2 और भाग 3 में अगर मुख्य अंतर की बात करें तो भाग 2 में हमने भाषा विकास और शिक्षण पर बात की थी। आज हम उन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन विषय होगा गणित। तो चलिए आज हम भाग 3 पर जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बिंदु क्रमशः हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला बिंदु है जिस पर हमारी चर्चा होगी वो है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास, कि आरंभिक स्तर पर बच्चों में जो गणितीय क्षमता है उसका विकास कैसे किया जाए। अब देखिए, आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता के विकास के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, वो नीचे दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें जानना अति आवश्यक है। इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्या, क्यों, कैसे, कि आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास क्या है, कि हम आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास क्यों करें, और जब हमें क्या क्यों पता चल जाए तो हम आरंभिक स्तर पर जो गणितीय क्षमता का विकास है वो कैसे करें। फिर इसी में अगला पॉइंट है गणित शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, कि गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या होने चाहिए और उनके सापेक्ष लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है गणित सीखने सिखाने का क्रम, कि गणित को सीखने और सिखाने का क्रम क्या होना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, कि बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को रटने से ज़्यादा उनको समझाने पर ज़्यादा बल देना चाहिए। सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया, कि आप किसी सवाल के सही उत्तर से ज़्यादा कि वो सवाल किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है जिनसे वो अन्य सवालों को हल कर सकता है बच्चा, कि बच्चे को ये बताना कि देखिए इस सवाल का जो उत्तर है वो सही आ गया, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो सवाल किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है जिसकी मदद से वो अन्य सवालों को भी हल कर सके, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगला पॉइंट है गणित की अवधारणात्मक समझ, कि गणित की जो अवधारणाएं हैं उन्हें बच्चे को ढंग से समझाना। गणितीय दक्षता विकास के घटक, कि गणितीय जो दक्षताएं हैं उसके विकास के घटक कौन कौन से हैं। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, कि लर्निंग आउटकम पे आधारित शिक्षक योजना कैसे बनानी है, कैसे होगी गणित की कक्षाएं, कि गणित की कक्षाएं कैसे होनी चाहिए। अब इसमें जो अगला बिंदु होगा वो होगा संख्या पूर्व अवधारणाएं, कि संख्या बताने से पहले उसके पूर्व की जो अवधारणाएं हैं कि वो बच्चों को बताया कैसे जाए। शून्य की अवधारणात्मक समझ, कि शून्य की अवधारणा क्या है। गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, कि गणित की जो मौलिक संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसकी समझ विकसित करना। मापन और ज्यामितीय आकृतियों एवं आकार, की मापन की समझ और जो ज्यामितीय आकृतियां उनकी समझ विकसित करना। समय, कैलेंडर और मुद्रा, समय के बारे में, कैलेंडर के बारे में और मुद्राओं के बारे में जानकारी देना। इन सभी बिंदुओं पर आज हमारी भाग 3 में चर्चा होगी। आइए सबसे पहले बिंदु पर चर्चा की जाए, जो है आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास क्या, क्यों, कैसे, कि आरंभिक स्तर पर जो गणितीय क्षमता है उसका विकास क्या है, उसका विकास क्यों है और उसका विकास कैसे किया जाए। तो देखिए, हमारे आसपास की दुनिया में हर वस्तु की मौजूदगी या तो किसी संख्या में है या मात्रा में है, कि अगर आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देखेंगे तो वो या तो संख्या के आधार पे है या तो मात्रा के आधार पे है। जैसे अगर आप पेड़ पौधे जीव जंतुओं को देखेंगे तो वो संख्या के आधार पे है, पानी, हवा, अनाज आदि को देखेंगे तो वो मात्रा के आधार पे है। कोई भी वस्तु यदि वह प्रकृति या मानव निर्मित हो तो उसमें गणितीय आकार किसी न किसी पैटर्न में होता है, कि अगर आप अपने आसपास किसी भी वस्तु को देखें या तो वो मानव निर्मित हो या वो प्रकृति से निर्मित हो तो उसमें एक गणितीय आकार किसी न किसी पैटर्न के रूप में विद्यमान होता है। जैसे घर मकान को देखेंगे तो वो या तो आयताकार होगा या तो वर्गाकार होगा। जैसे कुआं तालाब को देखेंगे या तो वो वृत्ताकार या बेलनाकार आकृति में होगा। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें कोई न कोई गणितीय आकृति होती ही है। सुबह उठने के बाद से लेकर शाम तक हम जो भी करते हैं उसमें गणित विद्यमान रहता है। पानी पीना, दूध लेना, नहाना धोना, ऑफिस दफ्तर जाना, सामान लेते समय हिसाब किताब करना, इन सभी बातों में गणित विद्यमान रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दिनचर्या में कब गणित का इस्तेमाल नहीं होता है, कब गणित का उपयोग नहीं होता है। गणित केवल संख्या की गणना मात्र नहीं है, कि व्यवहारिक जीवन में हमें अधिकांश क्रियाओं में गणित की जरूरत पड़ती है। गणित के द्वारा हमारे अंदर कई कौशलों का विकास होता है, गणित के द्वारा हमारे अंदर कई कौशलों का निर्माण होता है। वो जो कौशल है वो क्या क्या है, क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क, चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण करना, संश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, प्राप्त करना, प्रस्तुत करना। ये सारी जो दक्षताएं हैं, ये जो सारे कौशल हैं वो गणित के द्वारा ही हमारे अंदर उत्पन्न होती है। गणित हमें सोचने का नजरिया देता है जिससे हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। जिस तरह गणित के सवालों को करने में हम मनन चिंतन करते हैं तो वो हमें एक नजरिया देते हैं जिस नजरिए का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को
हल करने में करते हैं। अब आइए अगले बिंदु पर चर्चा की जाए, गणित शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, कि गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या होने चाहिए और उनके सापेक्ष जो है वो लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए। वैसे तो इस बिंदु पर हम पिछले भाग यानी कि भाग 2 में काफ़ी अच्छी चर्चा कर चुके हैं, तो मेरा निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 2 का लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। ये आउटकम गणित के विविध शिक्षण क्षेत्रों से संबंधित हैं। देखिए कोई भी कक्षा हो, कोई भी वर्ग हो, सभी के लिए गणित के कौशलों के विकास के लिए 5 केंद्रित आउटकम लिखे हुए हैं। पांच केंद्रित आउटकम बनाए गए हैं। वो जो केंद्रित आउटकम है वो क्रमवार यहाँ पर है। देखिए सबसे पहला केंद्रित आउटकम है, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कि बच्चे अपने आसपास परिवेश में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो उसे मात्रा के रूप में देखते हैं और उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए वो संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए, इन सभी को बताने के लिए वो संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसमें जो दूसरा केंद्रित आउटकम है वो है, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं को उपयोग करते हैं। कि संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, कि जैसे एक आम है और एक आम और आ जाता है, वो 2 आम हो जाता है, तो इसके बीच में क्या संक्रियाएं हैं उनको समझकर इनका उपयोग करते हैं। इसमें तीसरा केंद्रित आउटकम है, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। जैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे संख्याओं को या संख्या समूहों को उनके हिस्सों के रूप में जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इस तरह से संख्याओं को उनके समूह और उनके हिस्सों के रूप में जानते हैं तथा उनके बीच में जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की समझ को व्यक्त करते हैं। इसमें चौथा केंद्रित आउटकम है, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश के जानकारी को समझाने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे अपने आसपास परिवेश के किसी स्थान या मात्रा को विभिन्न गणितीय पहलुओं के हिसाब से बताते हैं या दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर वो किसी स्थान के बारे में बताते हैं तो ये बताते हैं कि वो कितने किलोमीटर है, किस दिशा में है, तो इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें 5वां केंद्रित आउटकम है, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। कि बच्चे इस बात को समझते हैं कि समय की कीमत क्या है, मुद्रा की कीमत क्या है, आंकड़ों का क्या महत्व है, इन सभी के महत्व को समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से गणितीय शिक्षण करने के लिए जो ये 5 केंद्रित आउटकम बताए गए हैं, इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि बच्चों में गणित सीखने और सिखाने का क्रम क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, बच्चों के पास स्कूल आने से पहले गणित से संबंधित अनेक अनुभव पास होते हैं। कि जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो उनके पास पहले से कुछ अनुभव होते हैं गणित से संबंधित। बच्चों के तमाम खेल ऐसे होते हैं जिसमें वे सैकड़े से लेकर 1000 तक का हिसाब रखते हैं। कि बच्चे गाँव घर में कुछ ऐसे खेल खेलते हैं जैसे गिल्ली डंडा हो गया, क्रिकेट हो गया, कि वो सैकड़े से लेकर 1000 तक का हिसाब रखते हैं। वे अपने खेलों में चीज़ों को बराबर बंटवारा कर लेते हैं। कोई भी खेल खेलने के लिए जितने भी बच्चे होते हैं वो आपस में अपने आप को बराबर बांटकर खेल को खेलते हैं, अपनी चीज़ों का हिसाब रखते हैं। खेल खेलते समय उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो उसका हिसाब रखते हैं। छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, समूह बनाना, तुलना करना, गणना करना, मुद्रा की पहचान, दूरी का अनुमान, घटना बढ़ना जैसी तमाम अवधारणाओं से बच्चे परिचित होते हैं। कि कौन से खेल को खेलने में कैसे तुलना करना है, कैसे समूह बनाना है, कैसे गणना करना है, इन सभी चीज़ों से बच्चे पहले से परिचित होते हैं। हम बच्चों को प्रतीक ही सिखाते हैं। जब हम बच्चों को स्कूल में गणित से संबंधित गिनती, पहाड़ा या कोई और सवाल पढ़ाते हैं या बताते हैं तो हम उन्हें प्रतीकों के बारे में बताते हैं। उनके अनुभवों को प्रतीकों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। जो उनके अनुभव हैं खेलों से संबंधित, उनको प्रतीकों से या सिंबल से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। देखिए गणित एक ऐसा विषय है कि जिसमें हम बच्चों को परिभाषाएं बताते हैं, फिर उनको मूर्त रूप से जोड़ते हैं। अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, चाहे विषय कोई भी हो। देखिए इसका मतलब ये है कि विषय चाहे कोई भी हो, जो अवधारणाएं होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, वो अमूर्त रूप में होती है। केवल वो परिभाषाएं लिखी हुई होती हैं। गणितीय अमूर्तता को मूर्त, ठोस चीज़ों की मदद से सरल बनाया जा सकता है। देखिए जो परिभाषाएं हैं, जब हम उन्हें प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मूर्त रूप में आती हैं। जब उन्हें हम ठोस चीज़ों के साथ में जोड़ते हैं तो जो परिभाषाएं हैं हम उन्हें अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जब मूर्त को अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कि जब भी हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को बताते हैं तो जो अवधारणाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो स्पष्ट हो जाती हैं। प्रस्तुतिकरण के तरीकों से भी कई बार गणित अमूर्त प्रतीत होने लगती है।
कि कभी कभी हम बिना उदाहरण दिए, बिना किसी ठोस वस्तु का उदाहरण दिए हुए किसी सवाल को जब बताते हैं या किसी परिभाषा को बताते हैं, तब भी जो गणित होती है वो बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो एक तरह से केवल परिभाषा मात्र या अवधारणा मात्र लगती है। इसमें आगे लिखा हुआ है, शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि गणित विषय को पढ़ाते हुए ELPS का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसकी मदद से बच्चों को गणित के सवाल समझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आइए ELPS सिद्धांत के बारे में बात की जाए। देखिए, ELPS सिद्धांत के जो चरण है उसमें सबसे पहले आता है E यानी कि एक्सपीरियंस, जिसे आप अनुभव कहते हैं। L का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज माने होता है भाषा। P माने होता है पिक्चर, जिसका मतलब होता है चित्र। और S फॉर होता है सिंबल का मतलब होता है प्रतीक या संकेत। देखिए, नीचे इस चार्ट में इसको और अच्छे ढंग से समझाया गया है। देखिए, E फॉर होता है एक्सपीरियंस विद सॉलिड और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कि ठोस या मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव, कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश की वस्तुओं के माध्यम से जिसके बारे में बच्चों को अनुभव होता है, हम गणित विषय को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनका एग्जाम्पल लेके हमें बच्चों को गणित विषय को समझाना चाहिए। फिर दूसरा नंबर आता है L माने होता है लैंग्वेज। यहाँ पर लिखा है ज्ञान इंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप, कि हमारे परिवेश में बच्चे जो चीज़ें हैं उनको किस नाम से जानते हैं, जो हमारा और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका मीडियम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगला चरण है वो है P माने होता है पिक्चर, चित्रों के प्रदर्शन के द्वारा समझ, कि बच्चे जिन चित्रों को समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्लासों में जब गिनती पढ़ाई जाती है, जब कोई इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है, तो उन्हें चित्रों की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो गणित शिक्षण में भी चित्रों का बहुत महत्व है। और अंतिम आता है S सिंबल, कि पहले हम उन्हें ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करवाते हैं, फिर हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, फिर उन्हें हम चित्र दिखाते हैं, और अंत में हमें क्या करना चाहिए कि जिस भी विषय या जिस भी संख्या के बारे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके सिंबल के बारे में बताना चाहिए कि वो आखिर बनता कैसे है। आइए अगले बिंदु पे बात करते हैं, रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। देखिए, हम जानते हैं कि जो रटा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी नहीं होता है। बच्चे उस ज्ञान को भूल जाते हैं और उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो विशेषकर जब भी हम गणित के सवालों की बात करते हैं तो बच्चों में अभ्यास की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। जब भी हम किसी तरह का सवाल करें तो बच्चों से उसका अभ्यास बार बार करवाना चाहिए। बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि ये सवाल कितनी तरीक़ों से हो सकता है। बच्चों में भी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि इस सवाल को हम और किन किन तरह से कर सकते हैं। आइए अब अगले बिंदु पे चर्चा की जाए। अगला बिंदु है, सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। देखिए, गणित शिक्षण में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक ही कक्षा में विभिन्न अधिगम स्तर के बच्चे होते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन या एक ही क्रिया की अलग अलग पद्धतियाँ या मेथड के माध्यम से बच्चों को सवालों को समझाना चाहिए। उन पर कभी भी एक ही पद्धति नहीं लादनी चाहिए। केवल उत्तर पर फोकस न करते हुए बच्चों ने क्या विधि और किन स्टेप्स का इस्तेमाल किया है ये भी समझना आवश्यक है। आइए अब अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु है गणित की अवधारणात्मक समझ। देखिए, गणित विषय में हम कुछ भी पढ़ा रहे हों उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप जोड़ पढ़ा रहे हैं या घटाना पढ़ा रहे हैं या गुणा पढ़ा रहे हैं या भाग पढ़ा रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों में, कि जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो बढ़ती है, जब हम चीज़ों को घटाते हैं तो वो घटती है। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी सवाल करवा रहे हैं उसकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसकी जो अवधारणा होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। आइए अब अगले बिंदु पे बात की जाए, जो है गणितीय दक्षता विकास के घटक, कि गणितीय दक्षता में विकास के लिए जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, उसे इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। इसमें जो सबसे पहला घटक है वो है बातचीत के तरीके / स्वरूप, कि बच्चों से जो बातचीत का तरीका है वो क्या होना चाहिए। इसमें देखिए, परिवेशीय जानकारी, जब भी आप बच्चों से बात करें तो उनसे उनके परिवेश के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। व्यवहारिक अनुभव, की बच्चों का व्यवहारिक अनुभव क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। संदर्भों पर, ठोस वस्तुओं के प्रयोग पर, कि बच्चे किन किन ठोस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन ठोस चीज़ों के बारे में जानते हैं। चित्रों पर कार्य करने के दौरान जब भी आप किसी चित्र के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं तो क्या बच्चों को उन चित्रों की जानकारी है। समझ पर आधारित, कि बच्चों के समझ पर आधारित, कि बच्चों की समझ क्या है उसके आधार पर उनसे बातचीत करना चाहिए। इसमें जो दूसरी दक्षता है वो देखिए नीचे लिखी हुई है, गणित सीखने सिखाने के तरीके, कि गणित को सीखने और सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए। इसमें सबसे पहला तरीका है कि ELPS का प्रयोग, जो अभी हमने सिद्धांत ऊपर बताया था उसका प्रयोग करना चाहिए सीखने और सिखाते समय। बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना सिखाना चाहिए। बातचीत, चर्चा, प्रश्नोत्तर, कि बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्हें सिखाना चाहिए। TLM का प्रयोग, बच्चों को पढ़ाते समय TLM का प्रयोग करना चाहिए। संदर्भ रचना, जब भी आप किसी नए तरह के सवाल को बताने जा रहे हैं तो उसकी संदर्भ रचना कैसे करनी है, उसके बारे में भूमिका कैसे बनानी है, कि छोटे समूहों में और बड़े समूहों में कैसे कार्य करना है, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए।
इसमें अगला है छोटे बड़े समूहों में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, कि छोटे या बड़े समूह में जब भी हम कार्य करवाते हैं तो उसमें क्या बातें ध्यान में देनी है। उसमें सबसे पहला सभी बच्चे सक्रिय हैं, ये देखना चाहिए, ये इंश्योर होना चाहिए कि सभी बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, सक्रिय हैं कि नहीं। निर्देशों का पालन हो, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दी हुई हैं उसका वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी में देखिए अगला घटक है गणित सीखने सिखाने का क्रम, कि गणित को सीखने और सिखाने का जो क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ELPS के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिसमें आपको हमने बताया था कि E फॉर एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को ठोस वस्तुओं से अनुभव कराना चाहिए। L फॉर होता है लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन का मीडियम बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। P फॉर होता है पिक्चर, यानी कि चित्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। और S फॉर होता है सिंबल, यानी कि प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अगला घटक है गणित सीखने सिखाने के उपकरण, कि हम बच्चों को गणित सीखने और सिखाने में किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला उपकरण है गणित किट, दूसरा है TLM, तीसरा है ठोस वस्तुएं, चौथा है फ्लैश कार्ड और पांचवा है गतिविधि कार्ड गतिविधि, कि गतिविधि कार्ड के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से। और सबसे अंतिम घटक है बच्चों की भूमिका, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में सहयोग, कि टीचर अगर कोई TLM बनाता है तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहें। अगला है अभ्यास पत्रक बनाने में, कि अगर हम बच्चों के लिए कोई वर्कशीट बनाते हैं तो बच्चे उसे भी समझें। गतिविधि करने में, कि अगर टीचर कोई एक्टिविटी करवाता है तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहें। अगला है समूह में कार्य कराने में, कि अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो उसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। मूल्यांकन में, कि मूल्यांकन करते समय भी सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला बिंदु है लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, कि किसी भी शिक्षण योजना को बनाते समय लर्निंग आउटकम का बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए इस टॉपिक पे हमने भाग 1 में बहुत वृहद चर्चा की है। हमने अलग अलग लक्ष्यों के आधार पर उनके सापेक्ष जो लर्निंग आउटकम होने चाहिए उसके आधार पर शिक्षण योजना कैसे बनानी चाहिए इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। तो आपसे निवेदन है कि भाग 1 को आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए अगले बिंदु पे चर्चा की जाए, कैसी होंगी गणित की कक्षाएं। कि अगर हम इमेजिनेशन करें कि अगर हम अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाएं, तो जो गणित की कक्षाएं होंगी वो कैसी होंगी। तो उसमें पहला देखिए, गणित सीखने सिखाने के क्रम का प्रयोग हो रहा होगा, तो उस कक्षा में गणित को सीखने और सिखाने के क्रम का प्रयोग हो रहा होगा। बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे होंगे, तो उस कक्षा में जो बच्चे होंगे वो छोटे और बड़े समूहों में कार्य कर रहे होंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशीय वस्तुओं का प्रयोग हो रहा होगा। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो बच्चे होंगे वो परिवेशीय वस्तुओं का प्रयोग कर रहे होंगे। बच्चे एक दूसरे से एवं शिक्षक के साथ संबोधों पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे होंगे, कि बच्चे टीचर्स के साथ में डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। बच्चों को अभ्यास पुस्तिका पर कार्य के साथ श्यामपट्ट पर भी सवाल हल करने का मौका मिल रहा होगा, कि बच्चे टीचर्स के साथ में बोर्ड को शेयर करेंगे। बच्चे एक दूसरे की अभ्यास पुस्तिकाओं में किए गए कार्यों की जांच व सुधार कर रहे होंगे, कि जैसे टीचर बच्चों की कॉपीज को चेक करते हैं तो उसी तरह बच्चे एक दूसरे की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनको जांच रहे होंगे और उसमें सुधार कर रहे होंगे। आइए अब अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु है संख्या पूर्व अवधारणाएं, कि बच्चों को जब हम गिनती सिखाते हैं तो गिनती सिखाने से पहले उनके अंदर कुछ कौशलों का विकास होना चाहिए, जो यहाँ पर क्रमवार दी हुई हैं। पहला कौशल है तुलना करना। अब तुलना करने में क्या है, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दायां बायां, दूर पास, कि पहले बच्चों को वस्तुओं में तुलना करना सिखाना चाहिए, कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है। देखिए इसके बारे में नीचे काफ़ी डिटेल में उदाहरण के साथ बताया गया है। पहले मैं इन सबको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको जहाँ पर इनकी विस्तृत जानकारी दी हुई है उसे दिखाता हूँ। अगला बिंदु है समूहीकरण और वर्गीकरण। इसमें अगला बिंदु है क्रम और अनुक्रम बनाना। फिर अगला है एक से एक की संगति। फिर है एक से एक मिलाकर गिनना। फिर है क्रम सूचक एवं मात्रा सूचक संख्याएं। अब देखिए अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। उदाहरण सहित इसकी व्याख्या की गई है। देखिए इसमें सबसे पहला था तुलना करना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए आस पड़ोस एवं विद्यालय परिसर में उपलब्ध वस्तुओं को इकट्ठा कराएं, फिर उसके माध्यम से छोटा बड़ा लंबा छोटा सिखाएं, इसे वस्तुओं फल आदि के टुकड़ों से सिखाएं। कि जब भी आप बच्चों को तुलना करना सिखाते हैं तो जो संसाधन विद्यालय में उपलब्ध हों या फल आदि के टुकड़ों से भी आप इसे समझा सकते हैं। तो देखिए इसे समझाना कैसे है, हल्की एवं भारी वस्तुओं की जानकारी के लिए वस्तु को हाथ में लेकर अनुभव कराएंगे, कि आप किन्हीं भी दो वस्तुओं को ले लीजिए और उन वस्तुओं को बच्चों के हाथ में रखकर हल्का और भारी का अनुभव कराइए। फिर अगला तरीका है चित्र दिखाकर बच्चों से अनुमान लगवाया जाए कि कौन कम ज़्यादा, दूर पास, हल्का भारी, छोटा बड़ा है। कि बच्चों को कोई चित्र दिखाकर, जैसे उसमें पेड़ पौधे बने हों, घर बने हों, तो कोई बड़ा घर होगा, कोई छोटा घर होगा, कोई बड़ा पेड़ होगा, कोई छोटा पेड़ होगा, कोई घर पास में होगा, कोई घर दूर में होगा, तो इन सभी चीज़ों का अनुमान लगवाया जा सकता है। तो इस तरह से हम
अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के अंदर जो तुलना करने की प्रवृत्ति है उसे बढ़ा सकते हैं। देखिए नीचे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा बिंदु था वो था समूहीकरण एवं वर्गीकरण। इसमें करना क्या है कि आप एक ढेर में अलग अलग तरह की वस्तुओं को रख सकते हैं। जैसे आप एक ढेर में रबड़ और कटर रख सकते हैं, फिर बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों रबड़ को एक तरफ छांट के रखो और कटर को एक तरफ छांट के रखो। तो इस तरह आप समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं। या इसी तरह से आप ये कह सकते हैं बच्चों से कि जो चीज़ सबसे छोटी पहले उसे रखना है, फिर उससे बड़ा रखना है, फिर उससे बड़ा रखना है। तो इस तरह से आप वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में वर्गीकृत भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ है, अगर आपको हल्का और भारी का अनुभव कराना है तो एक बड़ा सेब और एक छोटा सेब देकर बच्चों को आप हल्का और भारी का अनुभव करवा सकते हैं। इसी तरह गिनती से गिनना महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कौन से उदाहरण रखने हैं वो यहाँ पर सब दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आइए अब अगले बिंदु पे चर्चा की जाए। अगला बिंदु है शून्य की अवधारणात्मक समझ। देखिए कभी कभी शून्य के बारे में बताते समय अक्सर ये प्रयोग किया जाता है कि शून्य माने कुछ नहीं होता है, जो कि अवधारणात्मक रूप से एक गलत तथ्य है। शून्य का अर्थ बताने की बजाय उसमें निहित अवधारणात्मक समझ पर शुरुआती समय में अधिक काम करने की ज़रूरत होती है। कुछ गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि शून्य की जो अवधारणा है उसे बच्चों में विकसित कर सकते हैं। तो देखिए वो उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षा में 4 बच्चों को समान खड़ा कर दें, उनकी मुट्ठियों में पेंसिल हो, चारों बच्चे मुट्ठियाँ ऊपर उठाएं। उसके बाद क्या करना है, 3 बच्चों के पास क्रम से जाकर उनकी मुट्ठी पकड़कर जोर से कहें कि यह पेंसिल वाली मुट्ठी है। उसके बाद क्या करना है कि अब चौथे बच्चे की मुट्ठी से पेंसिल निकाल लें और उसे पकड़कर जोर से बताएं ये खाली मुट्ठी है या शून्य मुट्ठी है। तो इस तरह से शून्य की जो अवधारणा है वो बच्चों के अंदर विकसित करनी चाहिए। जो जीरो का कॉन्सेप्ट है वो इन गतिविधियों के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। और भी उदाहरण है, आप नीचे देख सकते हैं। आप इन गतिविधियों के माध्यम से जो शून्य की अवधारणा है उसे बच्चों के सामने सही से रख सकते हैं। अब आइए अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु है गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से जोड़ घटाना गुणा भाग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संक्रियाएं हैं इनका प्रयोग बच्चे कैसे आसानी से कर सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए जोड़ की जो अवधारणा है वो बच्चों के सामने स्पष्ट करने के लिए पहले आप जोड़ की अवधारणा बताइए कि जोड़ होता क्या है, फिर जोड़ और बराबर के चिन्हों की समझ विकसित करिए, फिर 1 अंक का बिना हासिल का जोड़, फिर 2 अंक 3 अंक 4 अंक का बिना हासिल का जोड़, फिर 1 अंक 2 अंक के 3 अंक के 4 अंकीय संख्या के हासिल वाले जोड़, और इसी तरह से अंत में इबारती प्रश्नों के माध्यम से हासिल एवं बिना हासिल वाले जोड़ आप बच्चों को क्रमवार सिखा सकते हैं। फिर इसी तरह से घटाने का क्रम, गुणा का क्रम और भाग का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ विभिन्न उदाहरण दिए हुए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से आप ये जो संक्रियाएं हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, इसको कैसे सहजता से आप कक्ष में रख सकते हैं बच्चों के सम्मुख, वो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप बच्चों को जो जोड़ घटाना गुणा भाग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। आप इसे जरूर देखिएगा। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो है मापन और ज्यामितीय आकृतियां एवं आकार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करती है। कि मापन से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करती है। अब देखिए मापन से संबंधित गणित शिक्षण में जो क्षेत्र सम्मिलित हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसमें पहला है स्थान और दूरी की समझ, कि जब भी हम मापन को पढ़ते हैं तो उसमें स्थान और दूरी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को बताया जाता है। तौल से संबंधित, धारिता से संबंधित, वस्तुओं की बनावट और आकार प्रकार से संबंधित सवालों को हम बच्चों के सम्मुख रखते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इन विषय क्षेत्रों को समझाने के लिए भी विभिन्न उदाहरण दिए हुए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से आप बच्चों को सहजता से इन विषय क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं। देखिए विभिन्न गतिविधियाँ, इन गतिविधियों को अगर आप देखेंगे तो आप जो मापन का कंसेप्ट है वो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। आइए अब अंतिम बिंदु पे चर्चा करते हैं, जो है समय, कैलेंडर और मुद्रा। देखिए समय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में हम समय की जानकारी का अनुमान सूर्य के उगने से लेकर शाम ढलने तक लगाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु सटीक अनुमान अलग अलग लोगों द्वारा एक जैसा संभव नहीं है। कि अगर सूर्य के उगने और शाम तक जब सूर्य अस्त होते हैं, अगर अलग अलग लोग समय का अनुमान लगाएं तो अंत में ये देखा जाएगा कि सबका अनुमान एक जैसा सटीक नहीं है। समय की जानकारी सटीक समय मापक यंत्रों से ही संभव हो पाती है। बच्चों में समय की उपयोगिता और समय की सटीक जानकारी के लिए घड़ी के प्रयोग की समझ विकसित की जानी आवश्यक है। देखिए सटीक जानकारी के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है और इसलिए बच्चों में
कि वो समय को ढंग से देख सकें। इसके लिए घड़ी की उपयोगिता और घड़ी के प्रयोग की जो समझ है, समय की उपयोगिता को बच्चों के संदर्भ में इन रूपों में देखा जा सकता है कि बच्चों को घड़ी की उपयोगिता बताने के लिए हम इन बातों के माध्यम से जो घड़ी की उपयोगिता है वो बता सकते हैं। जैसे स्कूल जाने का समय, सुबह उठने का समय, खेलने का समय, पढ़ने का समय और सोने का समय। तो देखिए, घड़ी देखने की जो समझ है वो बच्चों को इन गतिविधियों के माध्यम से आप उन्हें घड़ी देखना सिखा सकते हैं। इसमें आप इस तरह के टेबल बना लें और बड़ी सुई और छोटी सुई की स्थिति के अनुसार उन्हें समय देखना सिखा सकते हैं। फिर इस तरह से सेकंड, घंटे और मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। फिर इस तरह के चार्ट के माध्यम से सोकर उठने के समय को, ब्रश करने के समय को, नाश्ता करने के समय को, स्कूल जाने के समय को, स्कूल से घर वापस आने के समय को आप इस तरह से दर्शा के जो समय का कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। समय को सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के रूप में मापा जाता है। कि जो समय होता है उसको हम सेकंड में भी, मिनट में भी, घंटे में भी, दिन में, सप्ताह, महीने और वर्ष में इसे मापते हैं। एक दिन के समय का मापन घड़ी के सहारे करते हैं, जबकि सप्ताह, महीने और वर्ष की समय अवधि को समझने के लिए कैलेंडर की समझ आवश्यक है। बच्चों में कैलेंडर की समझ के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसमें पहला है कि कैलेंडर में निहित घटक दिन, माह, वर्ष के बच्चों को दिन के, माह के और वर्ष के बारे में बताना आवश्यक है। हर माह में दिन और तिथि, कि हर माह में कितने दिन होते हैं, कितनी तिथियां होती हैं, ये बच्चों को बताना आवश्यक है। कैलेंडर में दिन और तिथियों का निर्धारण कर पाना, कि कैलेंडर में कहाँ पर दिन होते हैं और कहाँ पर तिथियां होती हैं, इसका निर्धारण करना। अपनी दिनचर्या ऑब्लिक कार्य योजना में कैलेंडर का उपयोग, कि हम कैलेंडर को अपने जो हमारा जो डेली रूटीन, हमारा जो डेली वर्क है उसमें हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी बच्चों को बताना अति आवश्यक है। अब देखिए, आप जो कैलेंडर का उपयोग है या कैलेंडर कैसे देखा जाता है वो इन गतिविधियों के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको कि सप्ताह, हफ्ते में किस दिन छुट्टी रहती है ये आप कैलेंडर में दर्शा के बच्चों को बता सकते हैं। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है वो भी कैलेंडर में मेंशन होता है, आप उसे बता सकते हैं। बिना बस्ते के किस दिन आना होता है वो भी आप राउंड करके कैलेंडर में बता सकते हैं। नया साल किस माह से शुरू होता है, साल का अंतिम माह कौन सा होता है। तो इस तरह के सवालों से जो कैलेंडर की उपयोगिता है वो आप बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह साप्ताहिक समय सारणी बनवाकर वे किस दिन कौन सा विषय कितने समय पढ़ेंगे और कितने समय खेलेंगे, तो इस तरह से आप एक चार्ट के माध्यम से भी ये कंसेप्ट और भी क्लियर कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से आप समय और कैलेंडर की जो उपयोगिता है और उसको प्रयोग करने के जो तरीके हैं वो कैसे प्रयोग किए जाए आप बच्चों को बता सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मुद्रा की। देखिए, स्कूल में जो आने वाले बच्चे होते हैं वो रुपए पैसों के साथ लेन देन और दुकान से खरीद का कुछ न कुछ अनुभव वो स्कूल में लेके आते हैं। उन्हीं अनुभवों के सहारे उनमें मुद्रा के विविध पहलुओं और अवधारणाओं की समझ को विकसित किया जा सकता है। शुरुआत में हम बच्चों को मुद्रा के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में बता सकते हैं। फिर मुद्रा से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करवा सकते हैं। जैसे इसमें गतिविधि नंबर 1 है कि बच्चों से आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप अपने जेब खर्च में पैसे कहाँ रखते हैं, चित्र में कौन कौन से सिक्के हैं, नोट कौन कौन से हैं, कुल कितने रुपए हैं। इस तरह से एक दूसरी गतिविधि है। तो आप इन सब को पढ़ के देखिए, यहाँ पर एक चार्ट, एक चित्र के माध्यम से भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। तो इस तरह से जो मुद्रा की समझ है वो आप बच्चों को इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, इन विषयों पर अगर चर्चा की जाए तो चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन समय का ख्याल रखते हुए कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, मैंने इन सभी टॉपिकों की संक्षेप में चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।